देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। एक और बड़ी खबर और एक और बड़ा दिन। आज हुकूमत की जानिब से आखिरी दिन था सुप्रीम कोर्ट में 21 अरब रुपए की जो समरी थी उसको पेश करने का और ये यकीन दहानी कराने का कि जो पंजाब के इलेक्शन होने हैं 14 मई को, वो इलेक्शन की जो तरतीब है वो उसी अंदाज से चलती हुई नजर आए। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि जो स्टेट बैंक को हिदायत दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि फंड का इजरा किया जाए। हुकूमत ने इसको पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिस्कस किया और पार्लियामेंट ने बिल आखिर इस फैसले के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जो फंड का इजरा होना था अब वो फंड का इजरा नहीं हो सकेगा और 21 अरब रुपए की जो जितनी ग्रांट देने की तहरीक थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के हवाले से ये तमाम तर मामला को देखना है और देखा ये भी जाएगा कि इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का अगला रद्द अमल क्या होगा। ये बात तो यकीनी है कि हुकूमत की सफ़ों से इस बात का बाकायदा तौर पर इजहार कर दिया गया है कि हुकूमत इस वक्त किसी भी पोजीशन में नहीं है कि वो इन इलेक्शंस को करवाती नजर आए। सुप्रीम कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस साहिबान और जो दीगर जजेस हैं उनका इसके ऊपर क्या रद्द अमल होगा उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर साहब हैं, तजयकार हैं। इनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ माहौल बन रहा है ये माहौल किस तरफ जा रहा है, क्योंकि एक जानिब तो ये बात हो रही है कि डायलॉग्स हो रहे हैं, सिराजुल हक साहब इसमें काफी ज्यादा पेश नजर आते हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत का ये रवैया जहां पे हुकूमत इलेक्शंस को खुसूसी तौर पर पंजाब और केपीके के इलेक्शंस को किसी भी तौर पर कराने के मूड में नजर नहीं आती। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी जहांगीर साहब, ये जरा बड़े एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। कहा जा सकता है कि एक जानिब पार्लियामान है जहां इत्तेहादी जमातें मौजूद है पार्लियामेंट में, दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और उसके फैसले हैं। अब ये टकराव की जो सूरत हाल है क्यों बन रही है और इसके पीछे की वजूहत क्या है? देखिए, इसकी बुनियाद तो वहीं से है जो 3 महीने पहले जब जहां हम खड़े थे आज भी टसल की सूरत हाल है और कोई ऐसी जो कहते हैं ना नुमाइशी एक्सरसाइज हो रही है दिखाने की, सारे नारे लगाए जा रहे हैं कि हम एक टेबल पे आ जाएंगे, हम मैदान में भी चले जाएंगे। जब उनसे कहा जाता है कि ऐसा मुमकिन बनाया जाए, अब जमात इस्लामी के अमीर ने भी ये बात कही है कि वो जो आए बैठे और जो है रिकॉन्स्टिट्यूट करें, कुछ चीज़ों को जोड़े मिलाएं, लेकिन ये सब जो है वो बातें ही बातें तक है, कोई तो रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक बात ये उम्मीद करनी है नजर आती है, इसका कोई हल भी नहीं है कि ये बैठे, एक वक्त जरूर आएगा और वह करीब होगा, इन्हें बैठना तो पड़ेगा, वरना क्योंकि इनके सर पे भी तलवार लटक रही है। और उसकी वजह ये है, वो तलवार क्या है, वो यही है कि जब आप खेला छोड़ देते हैं, सियासी खेला छोड़ देते हैं, तो तीसरी कुव्वत आ जाती है और फिर इससे जान छुड़ाना कोई आसान नहीं होता। ये भी इनको नजर आ रहा है। अगर ये चाहते हैं, वजीर आजम बनना चाहते हैं, ये हुकूमत चलाना चाहते हैं, तो इनको ये ख्याल रखना होगा कि इमरजेंसी भी बच सकती है। माशाल्लाह के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं, इन चीजों से बचने के लिए तो कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन जहांगीर साहब जरा इस हवाले से जरा रहनुमाई फरमाइएगा कि ये जो अभी माजरा है पार्लियामेंट में, ये मैटर को ले जाना, क्या वजीर आजम ने ये जो इकदाम किया ये दुरुस्त इकदाम समझा जाएगा कि पार्लियामेंट में इस सारे मैटर को लेके गए जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को अहकाम दे दिए थे? एक बुनियादी चीज जो है वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि स्प्लिट हो गया और अदालत बढ़ चुकी है, 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, पोलराइज हो चुकी है, एक पूल एक तरफ है, दूसरा पूल दूसरी तरफ है, और ये सब कुछ किसके दरमियान हो रहा है? अदलिया के दरमियान हो रहा है, जिनका काम ही जो है वो एक फैसला सुनाना है। और फैसले में जब दराड़ आ जाए तो फैसला कहाँ रहता है? और बुनियाद तीसरी जो अहम तरीन बात ये है कि ये मसला ये नहीं है, ये है कि एक इनके पास भी एक बड़ा अच्छा हल है और ये बड़ा क्वेश्चन इन्होंने अच्छा राइज किया है यहाँ कि भाई देखें, आप एक ब्रॉडर बेंच के बजाय जो है आप फुल बेंच बना दें, उनकी जो राय आएगी वो सबको। लेकिन जहांगीर साहब ये फैसला हो चुका ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपनी फैसला साजी कर चुका, फैसला सुना दिया। पिछली समात में भी जब जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक ठंडे मिजाजी का मुजाहरा भी किया। उसको भी कहा जा रहा था कि शायद वजीर आजम के ऊपर कुछ कंटेम्प्ट लग सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के ऊपर कंटेम्प्ट लगाने के बजाय स्टेट बैंक को डायरेक्ट अहकाम दिए। जब स्टेट बैंक को अहकाम दिए तो स्टेट बैंक का
के अहकामात के बाद इस तमाम तर मैटर तो पार्लियामेंट में फिर हुकूमत लेके गई, फिर वजीर आजम साहब लेके गए। तो क्या वजीर आजम साहब एक अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को चैलेंज कर रहे हैं, या वो सही कर रहे हैं ये करके? देखिए, सब जो सब साइड होके सब खेल रहे हैं। अब तरीकाकार ये है कि अगर ऑर्डर दिया तो उसको सीधा सीधा उस पर अमल दरामद किया जाता है, लेकिन नई नई चीजें पैदा की जा रही हैं। और वो जो है, अगर पार्लियामेंट की रिवायतें भी नहीं है, अगर अदलिया की कुछ रिवायात होती हैं और कुछ नज़ीर कायम करते हैं और उस तारीखी हवालों से जो है फैसला नजर आता है, तो पार्लियामेंट में भी ऐसा नहीं है कि वो स्टेट बैंक को ऑर्डर दे कि इसको पैसे दे ना दे। स्टेट बैंक कहती है कि हम तो डायरेक्ट पैसे इशू करने के मजाज ही नहीं है, हम तो कलेक्ट कर सकते हैं और अमानत के तौर पर रख सकते हैं। हुकूमत के पैसे अवाम के पैसों से इनडायरेक्ट ताल्लुक होता है, डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता बैंकों में जो पैसे। लेकिन जावेद साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप ये बताएं, जो पार्लियामेंट है, ये हुकूमत जो है, ये जो पार्लियामानी मेंबर है हमारे, ये आम आवाम के वोट से सिलेक्ट हुए हैं। अब जब ये वोट से सिलेक्ट होके इन ऐवानों में आए हैं और फिर यही लोग इसी ऐवान में बैठ के इलेक्शन ना कराने के लिए 100 बहाने तलाश कर रहे हैं, कभी फंड का ना होना, कभी कोई और बात, तो ये आवाम को क्या मैसेज जा रहा है? क्या आम आवाम इस सबको देख के मुतमईन होगी? क्या आम आवाम इस सबको देख के कहेगी ठीक है, कोई बात नहीं, एक फैसला है हुकूमत का? भाई, अब इमरान खान को ना आप देखें कि अगर जब उनको दावत दी जाती है कि वो पार्लियामेंट में आए और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में बात करें हुकूमत से और कहीं जो है ये इस मसले का हल निकालें, वो एक दिन जो है वो हाँ कह देते हैं, दूसरी तरफ यू टर्न ले लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा और मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर जाएगी। जब ये लेयर होगी तो जब ज्यादा आगे बढ़कर बड़ा लीडर जो बानी होता है और जो सब चलाता है, उसके वो आने को तैयार नहीं है, तो ये तो कैसे खत्म होगा ये बताइए ना। चीजें इतनी उलझ चुकी हैं कि फौरी इक़दाम की जरूरत है। ये आप देखें ना, ये देर लगाने की जरूरत है, कहाँ फंस गए हैं हम लोग। अभी इनकार पे इनकार आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वजीर आजम को सैक भी किया जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने इससे पहले इशारा किया कि इमरजेंसी भी नाफिज होती है, इंसानी बुनियादी हुकूक के खिलाफ इमरजेंसी होती है, जिनसे जुलूस नहीं कर सकते हैं, तकरीर नहीं कर सकते हैं और जो सियासी सरगर्मियां नहीं आप रख सकते। और फिर माली इमरजेंसी में ये होता है कि आप दूसरे मालिया तरक्याती फंड्स जारी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। बस ये जो है स्टेच्यू की तरह जो है उसको ऑर्डर दिया जाता है, वो वही कर रहा होता है। ये सूरत हाल है। ये तो सूरत हाल मुल्क चलाने वाली। यहाँ पे मैं एतजाज एहसन साहब का एक बयान है, मैं एतजाज एहसन साहब की कुछ का बयान है, मैं उसको कोट करना चाहूंगा क्योंकि वो भी इस पैरा में बड़े अहमियत का हामिल है। एतजाज एहसन साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून पर अमल कराना है, इलेक्शन ना होने की जिम्मेदारी वजीर आजम, वजीर कानून और वजीर दाखिला पे होगी। राना सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था कि 14 मई को किसी भी तौर पे इलेक्शन नहीं होंगे, इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि राना सना ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होने देंगे। इस हवाले से भी अदालत उनको तलब करे और सवाल करे कि आपने बयान किस कैपेसिटी में दिया और आखिर क्यों दिया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो हुकूमत के 3-4 अहम सुतून है, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस तमाम तर सूरत हाल में लगती नजर आ रही है? एतजाज एहसन का बयान मैंने देखा, सुना, वो बहुत ही एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एक हुक्म दिया गया है अदालत ने, उस पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, अदालत का काम भी ये है। लेकिन अदालत के अंदर अगर ये सारी सूरत हाल ना होती, ये पोलराइज नहीं हो जाते, एक पुल पर इधर चले गए, दूसरे पुल पर चले गए, तो फिर तो कोई मसला हल हो सकता था ना। जब पोलराइज है सूरत हाल को, तो पोलराइजेशन खत्म करने की जरूरत है। ये चीज लेकिन जाकिर साहब, ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया, क्यों नहीं बढ़ते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आपने दुरुस्त फरमाया कि पोलराइजेशन है जिसका हुकूमत या मैं कहूंगा कि ऑपोजिशन दोनों ही फायदा उठा रहे हैं। खत्म करना चाहिए इमरान खान साहब को भी और हुकूमत को भी। ये जो हथकंडे खेले जा रहे हैं, इससे मसला नहीं होगा, सिंसेरिटी चाहिए की। लेकिन जानी साहब, ये पोलराइजेशन के बावजूद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं, वो तो अपनी जगह पर स्टैंड करते ही है ना। आप एतजाज एहसन का अपने बयान का हवाला किया,
ये पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना ये है कि पहले अब तो लार्जर बेंच नहीं बल्कि फुल कोर्ट आनी बैठनी चाहिए। वो ये लोग कह रहे हैं वो तो पूरा पूरी पूरी की चेन है उसकी बार काउंसिल की। लेकिन जहांगीर साहब आपकी आपकी बात में मैं मान लेता हूँ, लेकिन कल अदालत लगती है और अदालत ने कल वजीर आजम को, जहांगीर साहब कल अगर अदालत लगती है और कल अदालत ने वजीर आजम को नाअहल कर दिया या वजीर आजम की काबीना को नाअहल कर दिया और 5 साल की नाअहली होती है, तो फिर आप मुझे बताएं, तो फिर ये पोलराइजेशन का जो बहाना है या जो दीगर मामला को बेस बना के सारी बातें की जा रही हैं, क्या वो बातें फिर वो वैलिड रहेंगी? क्योंकि फिर तो नाअहली हो चुकी होगी, फिर तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आप कौन से वजीर हो? आजाद कश्मीर के वजीर आजम को क्या जिन्हें सैक किया गया और निकाल दिया गया? नहीं, मैं कह रहा हूँ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कल अगर सुप्रीम कोर्ट का बेंच लगता है और सुप्रीम कोर्ट इन मामला को देखते हुए, मैं मफरूजे के तौर पे कह रहा हूँ, अगर तो वजीर आजम को नाअहल कर देती है या वजीर दाखिला को नाअहल कर देती है या वजीर कानून को नाअहल कर देती है या फाइनेंस मिनिस्टर को नाअहल कर देती है, फिर क्या होगा? अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में आइन की एक शिक मौजूद है कि अगर कोई वजीर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो उसे सैक किया जा सकता है और उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉन कॉन्फिडेंस नहीं है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना उसके लिए जरूरी है। यहाँ तो सब नॉन कॉन्फिडेंस पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ जाहिर सवाल, अगर कल को ये हुकूमत के हवाले से काम आ गए, जरदारी साहब का इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं कि वजीर आजम हट जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो सिंध से आ जाएगा। उनके वुज़रा कह रहे हैं, खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि ठीक है अगर ऐसा होता है तो वो ज़हनी तौर पर तैयार है। जब ज़हनी तौर पर तैयार है इसके बाद क्या होगा? दो ये हुकूमतें थी, खैबर पख्तूनख्वा। जानी साहब यहाँ पे मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे और जरा ये भी बात करेंगे कि जो अली जैदी साहब की गिरफ्तारी हुई है और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, वो दोनों स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर आते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था कि हुकूमत की जानिब से जो पंजाब के इलेक्शन है उसके हवाले से फंड जारी करने के लिए जो मामला है वो किस अंदाज से आगे बढ़े। पार्लियामेंट में इस हवाले से एक करारदाद को मुस्तरद किया गया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया कि वो किसी भी तौर पे इस तरह के फंड का इजरा ना करे। इसके बाद सूरत हाल क्या बनेगी, ये एक बड़ा सवाल निशान है। साथ में एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर कराची और सिंध के सदर जनाब अली जैदी साहब को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी की वीडियो फुटेज भी आई और फिर जो इनकी गिरफ्तारी का मामला है वो भी बड़े ड्रामाई अंदाज में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। किस अंदाज में पुलिस ने चालान पेश किया, जो प्रूफ रखे, और अली जैदी साहब का कहना है कि जो प्रूफ हैं वो तमाम तर फैब्रिकेटेड हैं और ये तमाम तर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सियासी हरबा आजमाई है। जहांगीर साहब, ये जो गिरफ्तारियों का मामला है ये कोई नई बात नहीं है, अब सिंध में ये बात आज चली है और अली जैदी साहब तो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा में उनका शुमार होता है। इनकी गिरफ्तारी को कैसा देखा जा रहा है? देखिए, एक व्हाइट कॉलर क्राइम होता है और इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं वो उसका प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है। प्रोसीजर फौजदारी मुकदमा नहीं होता है कि उसको आप पकड़े बंद कर लें, उसका एक तरीक़ेकार होता है, उसके तहत जो है वो चीजें देखी जाती हैं। और अगर उन्होंने इतनी जल्दी दिखाई है तो दुख तो इस बात का है कि इमरान खान साहब की जो तारीख ऐसे वाकयात से भरी हुई है, जो ये इनका जो हुकूमत थी इसके अंदर ऐसे वाकयात बहुत नजर आए। राना सल्लाहुल्लाह से लेके बहुत सारे लोग नजर आए। ये तो कहानी रिपीट कर रहे हैं, ये तो पड़ला तराजू का बराबर करना चाह रहे हैं। इतना जुल्म हुआ तो इतना जरूर जुल्म किया, और ये जुल्म में कौन पिसेगा? हम लोग पिस रहे हैं ना, अवाम पिस रहे हैं ना, इसकी किसी परवाह नहीं है। ये डेडलॉक खत्म करना चाहते हैं, कहाँ खत्म करना चाहते हैं? उन्होंने पहले मेला सजाया था सब गिरफ्तारी का, अब इन्होंने जो है मेला लगा लिया है। इस तरह नहीं होता है। रिकॉन्स्टिट्यूट करने का, रिकंसाइलेशन का, करीब आने का, इश्तिराक, ज़हनी इश्तिराक पैदा करने का एक दुनिया भर में एक ही तरीका है कि आप बैठे और अपनी कुर्बानी के जज्बे से बैठे। लेकिन जानी साहब अभी जानी साहब सब, अब आप भी कह रहे हैं, मेरे ख्याल से सारे ही लोग कह रहे हैं, सारे फरीकैन इस बात को मुतफिक हैं कि कहीं ना कहीं ये मामला बैठ के सक्सेस होना है।
सर जब गिरफ्तारियां हो रही होंगी, जब माहौल ऐसा होगा कि कोई अपने आप को महफूज नहीं समझेगा, तो ऐसे माहौल में कौन कैसे बैठ सकता है? ऐसे माहौल में डायलॉग आगे कैसे बढ़ सकता है? ये एक तरफ की नसीहत ये है, बिल्कुल ठीक है, इस तरह को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था अली जैदी का, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये चीजें कब खत्म होंगी। अब ये प्रेशर टैक्टिक्स होती है, क्योंकि प्रेशर डाल के जो है आप कुछ लूज करवाते हैं और कुछ गेन कर रहे होते हैं आप। ये प्रेशर टैक्टिक्स के कोई है सियासत, अंदर ही अंदर इनकी मुलाकातें हो रही होंगी, कोई थर्ड पार्टी जो है इनके बातें भी हो रही होंगी, बहुत कुछ हो रहा होगा। और यहाँ हमें दिखाने के लिए बम्बार्टमेंट लगाते हैं, इससे हम बेसुकून होते हैं ना, इक्तिसादियात बिगड़ती है ना, हमारा डॉलर कहाँ, हमारा रुपया पनप पाएगा ऐसी सूरत हाल में। डॉलर की तो मुकम्मल तौर पर हुक्मरानी है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, सारी चीजें सबको मालूम है। ये रिपीटेडली कहने से कोई फायदा नहीं है। ये अगर ये एहसास होते हैं, एहसास होता है इनका, तो ये नोटिस लेते हैं। अभी तक चीख चीख के ये मीडिया को कहते हैं कि ये चीखता रहता है, इसको कुछ नहीं। भाई मीडिया तो रोना इसलिए रोता है कि लोग कौम रो रही है, उसके रिफ्लेक्सेस हम बता रहे होते हैं कि इस तरफ तवज्जो दिला रहे होते हैं। हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, उसके बावजूद भी हमारा तो काम ये है कि हम जो इंडिकेट करें, कहीं इशारा करें कि देखें यहाँ आग जल रही है, यहाँ तबाही है, यहाँ बर्बादी है। ये सारी चीजें देखते रहते हैं कि इन्हें नहीं मालूम है, इन्होंने 30-30 साल हुकूमतें की हैं, इन्होंने भी जो है 24 साल सियासत भी की है और 3.5 साल हुकूमत भी की है, और इनके साथ भी 30-30 साल लगे हैं। इमरान खान के साथ जो इर्द गिर्द के हैं वो भी बहुत पुराने, जो कोना मक्श भाग किस्म के सियासी लोग हैं, लीडर हैं। ये रोना था कि ये पुराना है। लेकिन जहांगीर साहब ये जो सारी बहस अपनी जगह पे, किसको हमारे यहाँ कौन किस पार्टी से आया, ये सारे मामला कतई नजर, आज जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं कि माह रमजान भी है, फिर उम्मीद तो ये की जाती चाहिए थी कि मुल्क में हालात बेहतर होते, मईशत के ऊपर काम होता। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनाई, इसका चर्चा आज हमारे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि वहां इंडियन रुपी को ग्लोबली एक एक्सेप्टेंस मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, रिकग्निशन मिलना कि एक मुल्क की करेंसी को आलमी सतह पे उसको रिकग्निशन मिल रही है। यहाँ पे हमारा जो रुपया है वो तेजी से गिर रहा है, हम कमजोर हो रहे हैं। आज हम क्या इसी सब मामले को देख के खुश हो जाएं कि हमारे मुल्क में एक ऐसी जमहूरियत है जो कि नाम निहाद है, जिसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, एक फील्ड सिस्टम नजर आता हमारे यहाँ पे। क्रिटिकल नजर तो डालते ही नहीं है ना कि कौन कितनी तरीके। बांग्लादेश भूटान भी कई मामला में हमसे आगे है। आप अगर आप इंडिया की मिसाल देते हैं तो कुछ ज्यादा सो कॉल्ड किस्म के लोग कहने लगेंगे यार आप जो है वो दुश्मन की मिसालें दे रहे हैं। अरे भाई चीजों का जायजा लिया जाता है, यहाँ भी चैन नहीं है। सर मुकाबला तो होता है दुश्मन से जी, मुकाबला तो जहांगीर साहब होता ही दुश्मन से ना, कि दुश्मन आपका क्या कर रहा है। अगर आपका दुश्मन अगर आप पे सबकत ले जाएगा तो फिर आप कहाँ रह जाएंगे। हकीकत की नजर से देख नहीं चाहते। ये जो आप बात कर रहे थे ना, ये बड़ी अहम बात है कि आप ये देखें तो सही, आप लान तान से शोला बयानी से भारत का क्या बिगाड़ लिया आपने। आप ये देखें खुद तरक्की कितनी आप कर रहे हैं और कितनी पसमानगी में आप घिर गए। जहांगीर साहब ये अब अली जैदी साहब की गिरफ्तारी का जो मैटर है, आपको क्या लगता है ये गिरफ्तारी कितनी मजीद इसमें कार्रवाई होगी, या ये गिरफ्तारी सियासी बुनियाद पर ज्यादा नजर आ रही है, या आपको लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला फिर सियासी मामला को ओवरटेक कर सकते हैं? बोधा किस्म का पुरानी ऐसे लग रहा था किसी दहशतगर्द को निकाला और उसको खींचते हुए ले जा रहे हैं। भाई बावकार तरीके से सब कुछ हो सकता है, मतलब गिरफ्तारी होती नहीं है और वो कह रहे बिल्कुल गिरफ्तारी की जा सकती है। जाहिर है बुनियादी तौर पर वारंटी गिरफ्तारी। यही सवाल है कि बजोरे बाजू ताकत का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तारी करने की जरूरत क्या पेश आई? अगर क्योंकि मेरे ख्याल से अली जैदी साहब को उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया, वो गालिबन मुल्क से फरार नहीं थे, वो मुल्क में मौजूद थे, अपने शहर में मौजूद थे, अपनी जगह पे मौजूद थे। तो फिर इस तरह का एडवेंचर करना, ये दरवाजों को धक्का देना, फिर गिरेबान से पकड़ना, फिर एक नफरी के साथ एक उस तरीके से गिरफ्तार करना, ये शायद इस तरह की सूरत हाल की जरूरत पेश नहीं आनी चाहिए। इसमें बुनियादी जहनी तब्दीली आने की जरूरत है, फिर रिवायात तब्दील करें। ये जो हम 20-25 साल से ये एक दूसरे को गिराने की, मिसमार करने की, बर्बाद कर देने की, उनका नाम और निशान मिटा देने की पॉलिसी पर है।
तो ये चीजें गई नहीं है। ये इंसान की स्टेट ऑफ माइंड होता है, उसमें इंसान सोचता कैसे, किस फ्रेम में सोचता है, उसका जिंदगी का फॉर्मेट क्या है, उसके अंदर देखें उसमें अगर शराफत है, कोई रिवायत है, कोई तरीकेकार है तो फिर होगा। इन लोग सारे लूज कर गए। कौन सी इफ्तार है, कौन सी रिवायत है ना? ये सियासी, ये पार्लियामेंट्री रिवायत है कि रोजाना आप जो है ये अंदर बैठते, जिसने बैठा तो एक मशहूर कर दिया कि वह आपस में दस्तगिराबा हो गए। और अगर अगर ऐसा हुआ तो बहुत भयानक चीज थी ये, लेकिन बाद में तरदीद आ गई, इधर भी लड़ रहे हैं, इधर भी कुछ हो रहा है। ये लड़ाई लड़ाई पे ये मुल्क अब अभी कहना भारत ने हमला नहीं कर दिया, ये तो हम ही लोगों ने हमला कर दिया अपने मुल्क पर। ये तो देखे ना, हमारे वालों ने हमला कर दिया, हम कहाँ खड़े हैं, हमारे तो अंदर से जो है वो टूट रहे हम लोग। जहांगीर साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एक क्योंकि ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक का जब लौटेंगे तो ये जरा मौजूद के ऊपर बात करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हुए और इस रवानगी के बाद से आज ये बहस जारी है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी सेहत की बुनियाद पे जो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, वो यूरोप का टूर कर सकते हैं, वो सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, तो उसके पीछे की वजूहत क्या है? शायद खकान अब्बासी ने इस हवाले से गुफ्तगू की, वो भी सुनाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते। तस्करा और था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से। मियां साहब अपनी बीमारी के बायस काफी अरसे से मुल्क से बाहर हैं और ये बीमारी के हवाले से काफी ज्यादा सवाल भी उठाए गए, क्योंकि ये सवाल उठाने की वजह खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का अपना अमल बना। कुछ अर्से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान आने के लिए तैयार ना थे, वो एक यूरोप का टूर करते हैं और उसके बाद अब उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना कर सकते हैं, इतनी मुशक्कत कर सकते हैं, तो अपने मुल्क पाकिस्तान आने में क्या चीज उनको रोक रही है? इस हवाले से शायद खकान अब्बासी साहब से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे और मुकदमात का सामना करेंगे, और ये भी कहा कि मुकदमात का सामना करने के लिए ना वो किसी से भीख मांगेंगे, ना ही वो किसी हवाले से कुछ छुपते नजर आएंगे। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन सवाल फिर यही है कि अभी अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल जाने के लिए जहनी तौर पे तैयार है, जानते हैं कि क्योंकि वो एक उनको सजा सुना दी गई है, तो अगर फिर वो जेल जाने के तैयार है तो आज वो अपनी ही हुकूमत में मुल्क वापस आने के लिए क्यों तैयार नहीं है? जहांगीर साहब क्या रोशनी डालेंगे इस हवाले से? आप ये देखें, उसका जो है अलमनाक पहलू ये है कि वो कब बीमार थे, जब वो एयरपोर्ट से जो है उनका तैयारा उड़ा, उस वक्त भी वो बेहतरीन हालत से जो है उनकी क्लिप्स जो आई थी उसमें लगा था कि वो अच्छे खासे हैं और बड़ी ठीक ठाक ग़िज़ा ले रहे हैं। तो ये दो सियासी मजबूरी इनकी भी थी कि उसको निकाल दें, और वे उनकी भी थी कि वो चले जाएं, और जब अच्छे हालात आ जाएं, जिस तरह के जो है वो उनको रिमोट कंट्रोल से हुकूमत को चला रहा है। साहब का क्लेम है कि बाजवा साहब ने मियां साहब को वतन से निकालने में बड़ा किरदार अदा किया। बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, तो ये तो सब तमाशा है हमारी अभी हर्ट करने के तरीके। उन्होंने भी हर्ट किया है और इन्होंने भी हर्ट किया है। तो सारी चीज ये है कि देखें, हमारा तजज़िया ये बताता है कि हम दोनों रुख का जायजा लें, और ये मिसालें एक नहीं सैकड़ों ऐसी मिसालें हैं कि कौम को। देखिए जहांगीर साहब एक बात जरूर रोशनी डालिएगा, हमने माजी में कई बार बात डिस्कस की है। हो जाए रातों रात आ जाएंगे, ये उम्रा और जो है वो हज भी छोड़ देंगे, वो इधर आएंगे, कुर्सी कुर्सी कुर्सी, सारा मसला कुर्सी। ये आपने मियां साहब एक बड़ी पार्टी के लीडर है। इससे पहले वो लंदन चले गए और मेरे ख्याल से कोई 8 से 10 साल तक वो लंदन में रहे जब मुशर्रफ का दौर था। इसके बाद आज वो गालिबन कई सालों से लंदन में मुकीम है। सर एक सियासी लीडर को ये बात जेब देती है कि जब वो उसके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए तो वो किसी ना किसी तौर पे कोई एनआरओ करके, कोई मामला तय करके, किसी आर्मी चीफ से, किसी वक्त के आमिर से मामला तय करके मुल्क से फरार हो जाए और फिर अपने मुल्क को वापस ही ना आ सके या ना आना चाहे।
नवाज शरीफ को आप एक नमूने के तौर पर यहाँ रखते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, वो भाग गए और वो वहां रह गए, फंस गए, मुश्किल वक्त में हमेशा साथ छोड़ जाते हैं, पहले भी वो चले गए और इनकी पार्टी के लोग भी गिला करते रहे। आ गए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ये जो हुक्मरान तबका है, उसको हुक्मरान तबके में सियासत, सियासी भी है, गैर सियासी, वहाँ के वो अपनी बैंक में भरी भी है डॉलर से, उन्होंने तो सारा इंतजाम उधर ही किया है। ये तो उनकी खेती बाड़ी के लिए है कि खेती से जो है लूट मार करो, जो नोट बनाओ। खेती में इनकी काश्तकारी जो है डॉलर की काश्तकारी के लिए ये यहाँ रहते हैं। जो काश्तकारी और अपनी फसल ले गए, नई फसल का इम्कान होगा, फिर आ जाएंगे, फिर लूट मार करेंगे, फिर चले जाएंगे। ये अलग है ना। एक नवाज शरीफ को आप ये देखें, इसाक डार आ गए, उनको बड़ी ख्वाहिश थी कि जनाब आके वो पहले चलता है, तो उसके पीछे पीछे भी कुछ लोग वो होते हैं उनके, जो वो बता रहे होते हैं कि भाई शेर आया, शेर आया, शेर आया। आगे वाले जो है वो शिकार हो गया। इसाक डार तो नाकाम हो गए। उनके पास भी नवाज शरीफ जैसे बड़े बड़े दावे थे कि वो यूं होगा तो यूं होगा, अब के देखें, अब के देखें। इस तरह थोड़ी होता है कि ये आने वाले, तकलीफ उठाने वाले उठाते हैं, और जिनको ये रास्ता दे दिया, रास्ता भी तो इन्होंने दिया ना, इनकी मजबूरी थी। बात कही जा रही है शायद साका अब्बासी साहब की जाने से। ये थोड़ा सा अभी ये जो आप नोहा कर रहे हैं ना, ये नोहागरी जो आप कर रहे हैं, ये कितने अरसे से कर रहे हैं, कितनी दफा, हजारों दफा, लाखों दफा रिपीट हुई होगी ये बात। बिल्कुल सही बात। तब्दीली आई, कोई फर्क आया? हम कब से चीख रहे हैं भाई ये क्या तमाशा हो रहा है, अच्छी जगह पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको करना सिर्फ ये है कि अगर कौमी मुफाद, ये लोग क्या करें, एक तो बिजनेसमैन, जब बिजनेसमैन तबका आता है तो उसके बुनियादी तौर पर उसका दिमाग जो बना होता है एक ही फार्मूले पे बना होता है, दौलत 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 दौलत। ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है इनका, कि ये अपने मफादात इनके टकरा रहे होते हैं, फिर अपने का वो ये बोलते हैं कि अरबों रुपए कहाँ से लाए, बोले अब्बा ने कमाए। अब अब्बा को कहाँ ढूंढेंगे आप? कब्रिस्तान में ढूंढेंगे आप? किसी कोई अपनी औलाद तो क्या, वो बात है वहां बाहर बैठेंगे। बच्चों से क्या फायदा पहुंचा? क्या उन्होंने जो है अपने ज़र मुबादला यहाँ भेजा? क्या उनकी यहाँ मुफादात हैं? किसी के पास कहाँ से फंड आ रहा है? जहांगीर साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, लेकिन मेरे पास क्योंकि माजिद के साथ वक्त की कमी है, मैं चाहता था इस मौजूद के ऊपर मजीद गुफ्तगू करना, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि शायद सकान अब्बासी साहब ये फरमा रहे हैं कि मियाँ साहब जब वतन आप वापस आएंगे वो तो जेल जाएंगे, और या वो मियाँ साहब को पैगाम दे रहे थे या वो पता नहीं किसको पैगाम दे रहे थे, ये बात को तो अब तक पता नहीं लगाया जा सका। लेकिन उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जहांगीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और अपना वक्त दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।